जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ के लेकर के हैं शानदार प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होता ही होता है। बाकी अन्य कंपटीशन जिसमें मैथ सब्जेक्ट रहता है उनके लिए ये 10 से 15 क्वेश्चन प्रभावशाली रहेंगे। एग्जाम में देखने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। कॉन्सेप्ट से सीखेंगे ताकि एग्जाम में ऐसे आ जाए तो आपके गलत ना हो, और कैसे इन पर अप्रोच लगानी है, कैसे इनको जल्द से जल्द सोल्व करना है। वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। भाई चलिए, आज पहला मैथ का सवाल उठा करके लाएंगे, इसको पढ़ते हैं। इसने दिया है 542 प्लस 321 की होल स्क्वायर, माइनस में दे रखा है 542 माइनस 321 की होल स्क्वायर, और बट्टे में 542 गुणा में 321 दिया है। तो पहले इस चीज को समझते हैं। देखिए उसने क्या दिया है, एक प्रकार से हमें दे दिया है a प्लस में b की होल स्क्वायर दी है। ऊपर देखो जरा, 542 को a मानो, 321 को b मानो, तो ये दे रखा है। साथ में माइनस में क्या दे रखा है इसने, a माइनस b की होल स्क्वायर दे रखा है, और बट्टे में दे रखा है वो देखो a और b दोनों संख्याएं ही गुणा में दे रखी है। इसका सॉल्यूशन हम सीखते हैं। तो हम जानते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छी चीज रहेगी, ये सीख लीजिएगा, फिर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट हो जाएगा, ये याद रहेगा आपको सवाल। a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab रहता है। बट्टे में दोनों संख्याओं का गुणा ही हमें दिया हुआ है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर पढ़ते हैं। अब देखो ऊपर रहा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस का है 2ab, माइनस का अंदर गुणा किया गया है तो माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, माइनस और माइनस आगे क्या हो गया, प्लस के 2ab हो गया, a गुणा में। तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट गए हैं। ऐसे ही प्लस के 2ab और प्लस के 2ab हमारे पास क्या हो गया, 4a गुणा b या ab हो गई, और बट्टे में क्या है हमारे पास, a गुणा में b है। ये दोनों कट जाएंगे, अपना आंसर कितना आया है, 4 आया है। ये एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि घटाने पर इसका क्या मान आता है और जोड़ने पर क्या मान आता है। जब भी घटाएंगे तो हमारा आंसर, ध्यान रखना, ऊपर 4 गुणा में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखो बट्टे में क्या थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा है तो कट गई। आपके पास आंसर क्या आ गया इसका, 4 आपका सही आंसर है। ये सवाल हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस आएगा तो ये उत्तर कितना दे करके जाएगा, 4 दे करके जाएगा, या ऊपर की संख्या क्या दे करके जाएगी, 4ab दे करके जाएगी ऊपर की संख्या। नीचे फिर जो भी है उसकी कैलकुलेशन आप कर लेना। अगर a गुणा में b है तो a गुणा में b से a गुणा b कट जाएगा, आपका उत्तर 4 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए इसी केस में प्लस तो क्या करना है, तो आप लोग देख लीजिए। अगर प्लस आता है तो हमारी समीकरण क्या रहेगी, यही तो रहेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और यहाँ पर प्लस का निशान आ जाए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab रहेगा। किसकी कैलकुलेशन है ये, a प्लस में b की होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस b की होल स्क्वायर का। अगर प्लस आता है तो ध्यान रखिएगा आपके पास क्या मान आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और माइनस आएगा तो क्या आएगा आपके पास में, 4ab आएगा। ये कंक्लूजन अगर याद रहता है तो आपका एग्जाम में इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आपको सीधे ही टिक करना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये याद रहे तो ठीक है, वरना इस पर क्या अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या रहा अपने पहले सवाल का, 4। देखो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। फिर भी कोई भी समस्या हो या कोई भी सुझाव हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भाई, ठीक है। चलिए, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रूर देख करके जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये आपके घातांक करने का सवाल है, और हर पेपर में घातांक करने के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें इसके नियम पता होने चाहिए। हमें जो सवाल दे दिया है उसमें 2 की पावर 11 में अगर 2 की पावर 5 का भाग दिया, हमारे पास आया 2 की पावर 6। यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, बीच में गुणा का निशान है तो घाते जुड़ जाएगी,
3n प्लस के 4 और माइनस के क्या है 7 है। हमारे पास क्या बना 2 की पावर 3n और माइनस के कितने बच गए 3, 2 की पावर 6, 1 की पावर m और बराबर में है 1 की पावर n। आधार एक जैसे हैं, बीच में बराबर का निशान है, तभी पॉसिबल है जब घाते भी क्या हो बराबर हो। तो इनकी घातों को बराबर करो भाई। तो 3n माइनस के 3 किसके बराबर आ गया भाई 6 के बराबर आ गया। तो हमारे पास 3n का मान क्या हो गया 6 और 3 9 हो गया। तो n बराबर में आ गया 9/3। आंसर क्या हो गया आपका। अगर उसने n का मान पूछा है तो आपका आंसर है 3, n का ही मान पूछा है तो आपका उत्तर हो गया 3। क्या किया है घातांक करने का नियम लगाया है कि आधार एक जैसे हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें जुड़ जाती है, हमने घातों को जोड़ा है। ऐसे ही 1 की पावर m और बट्टे में 1 की पावर n हो, भाग में हो, इसका मतलब ये होता है m माइनस n। तो यहाँ पर 2 की पावर 11 बट्टे भाग का मतलब बट्टे में ही होता है, 2 की पावर 5 तो ऊपर जाएगा तो 11 माइनस के 5 क्या हो जाता है 2 की पावर 6 हो जाती है। फिर हमने नियम पढ़ा है कि 1 की पावर m बराबर में है 1 की पावर n। आधार एक जैसे हैं और बीच में बराबर का निशान है, ये तभी पॉसिबल है जब उनकी घातें भी बराबर हो। इसका मतलब m किसके बराबर हो n के। तो वही किया गया है, देखो इन घातों को बराबर लिखा गया है। 3n माइनस के 3 किसके बराबर 6 के बराबर, माइनस का 3 था इधर आया प्लस का हो गया, 6 प्लस के 3 9 हो गया, और ये 3 गुणा में था यहाँ आया भाग में हो गया तो 9/3 n का मान कितना आ गया 3 आ गया। जरूर अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन रहेंगे, हर दिन वीडियो मिलते रहेंगे आपको। और आप अपने नोट्स तैयार रखिए। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो तो अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए। राजस्थान के लिए L1 और L2 सब्जेक्ट जिनके के मैथ रहेगा वो उनके लिए भी शानदार सवाल रहेंगे। अपने सुझाव दीजिए कौन से सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए, हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपके पास में दे रखा है क्या कि अंडरूट में दे रखा है 1 माइनस के क्या 99/2500 दे रखा है, और ये किसके बराबर दे रखा है, हमें दे रखा है 49/x के बराबर। देखो लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेते ही हमारे पास क्या आ गया 2500 लघुत्तम है तो ऊपर आया 2500 माइनस के 99। आगे दे रखा है वो चीज़ बराबर में हम लेते हुए चल रहे, हमारे पास मान आया 2401 अंडरूट और नीचे आ गया अपने पास में 2500। तो ध्यान रखिए हमें पता होनी चाहिए कि 50 तक की स्क्वायर याद हो जाए तो और अच्छी बात है भाई। स्क्वायर याद हो तो हमारे लिए प्रभावशाली रहेगा। तो हमें पता होता है कि अंडरूट 2401 किसकी स्क्वायर होती है, या इसका अंडरूट क्या होता है तो 49 होता है। 49 की स्क्वायर होता है 2401, तो 2401 का अंडरूट क्या हो गया 49 हो गया, ऊपर से आ गया 49 और नीचे अंडरूट 2500 का मान कितना होता है 50 होता है। हमारे पास है 49 और इधर है अंडरूट x। अब हमें पता चल गया 49 से 49 तो कट गए, अंडरूट x बराबर किसके आ गया 50 के। अगर अंडरूट x का मान पूछता तो आया आपका उत्तर 50, बट उसने पूछा है x का मान बताओ, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अंडरूट हट जाएगा। 50 की स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ये आपका आंसर है भाई। चलिए देखते हैं, उसने देखो x का मान पूछा है, आंसर 2500 रहेगा, 50 मत कर देना। जो 50 आपने सॉल्यूशन किया वो अंडरूट x का मान आया था। दोबारा से देखते हैं सवाल को, क्या किया है हमने सवाल लिखा, लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने पर हमने देखा 2500 आया तो 2500 माइनस 99 हो गया, ऊपर घटाया तो अपने पास में आया 2401 बट्टा में 2500 बराबर में चल रहा है 49 बट्टा में अंडरूट x। हमें पता होना चाहिए कि 2401 किसका अंडरूट होता है, का अंडरूट क्या होता है, तो ये अंडरूट होता है 49, और ऐसे ही अंडरूट 2500 का मान क्या होता है हमें पता होना चाहिए, ये होता है मान 25। तो हमारा मान आ गया 50, अंडरूट 2500 का मान क्या होता है 50, तो हमारा मान आ गया 49 बट्टे में 50 बराबर में चल रहा है 49 बट्टे में अंडरूट x। काट दिया गया है और वज्र गुणा किया है तो अंडरूट x का मान क्या आ गया 50 के बराबर आ गया। अगर अंडरूट x का मान पूछता तो यही आंसर था भाई,
बट उसने क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो x का मान पूछा है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया है। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास में, 2500 आ गया। जरूर नोट कर लेना, अच्छा सवाल है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे 4 नंबर सवाल की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, जो साथी रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और L2 की तैयारी कर रहे हैं भाई, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान टीचर्स के लिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। तो चलिए करते हैं, क्या रहता है अपने पास। देखो सबसे पहले हमने दोनों में लघुत्तम लिया है भाई। लघुत्तम हमारे पास क्या आ गया, 3 + के √5 और यहाँ क्या आ गया, 3 - के √5। दोनों राशियों का गुणा होता है, लघुत्तम में ले लिया हमने। ऊपर हमारे पास है 7 + के 3√5, क्या आ जाएगा इसके साथ गुणा में, 3 - के √5 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणा नीचे लघुत्तम लिया जाता है, इसका संख्या ऊपर वाली से गुणा और इसका इधर वाली से गुणा रहता है। प्लस में 7 - के 3√5 किसका गुणा, 3 + √5 का गुणा। जिसको ये पता हो तो ठीक है, वरना नॉर्मल लघुत्तम लिया है। देखो 3 + √5 से ये 3 + √2 5 √5 कट जाता है, तो जो संख्या बची है उसका ऊपर गुणा कर दिया। इस वजह से 7 + √3√5 के साथ किया है मैंने 3 - √5 का गुणा। तो लघुत्तम ही लिया है और सिंपल से गुणा करने अब अपने को अंदर पहले 7 का किया जाएगा, पूरी संख्या से आगे वाली के साथ गुणा, फिर किया जाएगा 3 + √5 का गुणा। देखो 7 का अंदर गुणा किया तो 7 × 3 21, माइनस में 7 × √5 क्या होता है, 7 √5। अब अंदर गुणा किया गया है 3 √5 का 3 के साथ गुणा किया तो क्या है अपने पास में 9 √5, माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस होता है। तो हमारे पास 3 का अंदर गुणा 3 √5 का अंदर गुणा किया √5 से, तो √5 गुणा √5 क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। या मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, 3 √5 गुणा में √5। देखो 2 बार एक जैसी संख्या अंडूड में हो तो वो अंडूड हटा देती है। तो यहाँ से हमारा मान क्या आ गया, 5 आ गया है। तो मैं अब मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लेना, देख लिया होगा कि √5 गुणा √5 क्या होता है, सिर्फ 5 होता है। तो यहाँ से हमारे पास 5 हुआ, तो 3 गुणा में 5 कितना हो गया, 15 आपका यहाँ से आ गया। अब आगे सॉल्यूशन करें ऐसे ही, 7 का अंदर गुणा किया 3 से 21, ऐसे ही 7 का गुणा किया तो 7 √5 आ गया। फिर माइनस के 3 √5 का अंदर गुणा किया गया तो 3 से 3 9 और √5। ऐसे ही माइनस का √5 गुणा √5 5, 5 गुणा में 3 15। हमारे पास बट्टे में क्या है संख्या, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो क्या किया जाता है, पहले की स्क्वायर माइनस में दूसरे की स्क्वायर रहती है भाई। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, क्या सूत्र है, a² - b² को ही लिखा जाता है a + b और a - b। तो हमारे पास देखो a + b, a का मान 3, b का मान √5 दिया हुआ है। ऐसे ही a - b 3 - √5, इसका मतलब क्या हो गया, पहले की स्क्वायर माइनस दूसरे की स्क्वायर। अब देखिए जो जो संख्या ऊपर कट रही है काटते हुए चलिए, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, संख्याएं कट गई। 15 माइनस के 2 बार है तो 30 हो गया, और 21 और 21 क्या हो गया हमारे पास में 42। तो 42 माइनस के 30 हो गए। ऊपर क्या नीचे क्या आ गया, 3 की स्क्वायर 9 और √5 की स्क्वायर कितनी होती है, 5 होती है। हमारा मान कितना आया, 12/4, जो कि आंसर सोल्व करने पर कितना मान आता है, 3। ये इसका सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। तो इतना सॉल्यूशन हमें आना चाहिए। बढ़िया सवाल था, थोड़ा स्पीड से हो जाएगा जब आप लोग करोगे, अभी समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। करना क्या था, सिंपल लघुत्तम लेते ही सोल्व करना था। कैलकुलेशन बस से ही करनी है कि किसका किसके साथ गुणा किया जाता है। जिसको नहीं पता उस साथी को मैं बता दूं, 2 एक जैसे निशानों का गुणा सदैव प्लस होता है और विपरीत निशानों का गुणा सदैव माइनस होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इससे चलोगे तो आपके गुणा भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए दोबारा से देखना है तो सवाल को एक बार जरूर देखिए, नोट कीजिए। फिर भी कोई समस्या है आप जरूर कमेंट करना। इसकी PDF चाहिए तो आप जरूर मेरे को मैसेज करना भाई, ठीक है। चलिए वीडियो को तो जरूर शेयर करना ही है,
पसंद आए तो लाइक करना है। अच्छे सवाल लेकर के आए जो क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल। ये सवाल भी अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार पेपर में एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ ये सवाल है कि ए गुणा बी दे रखा है, उसने क्या क्रिया दे रखी है कि वही आपको क्रिया लगानी है 6 गुणा में 24 पर। लगभग जनता जिसने नहीं पढ़ा होता है वो सोचता है नॉर्मल गुणा ही पूछा है और इसका उत्तर कर देता है, कि कोशिश करता है कि 6 गुणा 24 ऑप्शन में हो जाए तो उसी पर टिक मार देता है। भाई हमें जो कहा है उसी पर अप्लाई करो। ए गुणा बी को बोला है उसने, ए और बी का जोड़ है और प्लस में दोनों का गुणा के ऊपर अंडरूट है, तो यही हमसे सॉल्यूशन करा रहा है कि वो कह रहा है 6 गुणा 24 को क्या लिखना है हमें, 6 + 24 लिखना है और क्या करना है, इन दोनों का गुणा ही करना है, 6 गुणा में 24। हमारे पास आ गया 6 + 24 क्या हो गया 30 और प्लस में इनका गुणा हुआ अपने पास में 144। ठीक है, 6 का अंदर गुणा किया गया है 144 हो गया। हम जानते हैं 144 किसका अंडरूट होता है, 144 का अंडरूट क्या होता है 12 होता है। हमारा मान क्या आया, इसका सॉल्यूशन 42 आपका आंसर हो जाता है। वापस से देख लीजिए कि हमने किया कैसे है। हमने जो बात कही है उसने कहा है ए गुणा बी को लिखा जाता है ए + बी प्लस में दोनों के गुणे को अंडरूट, तो ऐसे ही हमने अप्लाई किया है 6 गुणा 24 पर, तो 6 + के 24 प्लस में दोनों के गुणा के ऊपर अंडरूट, तो सॉल्यूशन सिंपल सा रहा है 24 और 36 और अंदर जब गुणा किया तो वो बना है 144 जिसका अंडरूट होता है 12, तो 30 + के 12 42 आपका आंसर हो जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यूं मत सोचना कि ऐसे भी एग्जाम में आते हैं क्या, देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन वो भी आते हैं जो इजी होते हैं और ये उनसे जल्दी होते हैं जो उन बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन देखे होते हैं। तो आप लोग जरूर देख करके जाइए, कहीं पर भी आप अटको नहीं, एक फ्लो के साथ क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चलेंगे तो आपसे ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सिंपल सा सवाल है सरलीकरण का, हर कोई बच्चा कर सकता है। देखिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए इसको, सिंपल सा सवाल है बट ध्यान से इस क्वेश्चन को भी 10% जनता, मिनिमम 10% जनता गलत कर देती है। आप खुद सॉल्व कीजिए फिर आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। हाँ भाई क्या कहा है उसने, 27/3 - 27 गुणा में है 0 और प्लस में है 1, तो हमें पता तो होना चाहिए कि एक सोल्व कैसे किया जाता है। उसने कहा 27/3 है, माइनस में फिर दिया है 27 और गुणा क्या कर दिया 0 के साथ और प्लस में 1, तो हमें पता होना चाहिए बोर्ड मास नियम। तो सबसे पहले भाग सोल्व किया जाता है, यहाँ से उत्तर आया है अपने पास 9, माइनस में क्या है 27 गुणा में 0 और प्लस का 1, फिर सोल्व किया जाता है गुणा को, इनका गुणा क्या हुआ 0 हो गया, तो 9 - के 0 प्लस का 1, आपका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। सिंपल सा सवाल था भाई। तो जिस किसी ने पहले सोल्व किया क्या आया आप चेक करना, जिसका 10 आया बहुत बढ़िया बात है। देखिए आसान सवाल जल्दबाजी में गलत हो जाता है, यूँ नहीं कह रहा सभी गलत करेंगे बट जल्दबाजी में ये गलत हो जाता है। थोड़ा बोर्ड नाम मास को आप फॉलो करते हुए चलिए, BODMAS पूरा रहेगा, V बोर्ड मास, V का मतलब जिसके ऊपर लाइन लगी हुई हो या बार लगा हो, B से है ब्रैकेट, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, फिर मंझला और फिर बड़ा, इसके अंदर की संख्याएं सोल्व करेंगे। ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है काके की, फिर डिवाइड सोल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये नियम ध्यान रखना, इस नियम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है हमें। इसीलिए सबसे पहले देखिए हमने भाग को सोल्व किया है, 27 में 3 का भाग दिया है हमने 9 लेकर के आए, बाकी संख्याएं वैसी रखी है -27 गुणा में 0। अब क्या सोल्व करेंगे ध्यान रखना, गुणा सोल्व करेंगे, 27 गुणा में 0 क्या हो गया आपके पास 0 हो गया। अब जानते हैं 9 में से 0 गया 9 और 9 में 1 जोड़ा 10, ये आपका आंसर है, आ गया भाई। ठीक है, चले जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं 70% नंबर सिस्टम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है इन संख्याओं के ऊपर। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, प्राइम नंबर पर क्वेश्चन मिलेगा। हमें पता होनी चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी संख्याएं होती है और कितने नंबर से कितने के बीच में कितनी होती है। या तो आप पेपर में लिखिए जल्दी से, या फिर आपको ये सवाल अच्छे से सीखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि 50 से कम अभाज्य
संख्याओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 50 से कम की बात कही है, तो ये होती है आपके पास में 4 4 8 4 12 और 3 15 15 होती है भाई। कैसे याद करा देता हूं मैं, ध्यान रखिए। 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वो है जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, तो 2 है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर है 3, फिर 5 और फिर 7। तो आप देखो 1 से 10 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें पता चली 4 है। ऐसे ही आपको चेक करने, आप अपना होमवर्क मान लीजिए इसको कि 11 से 20 तक कितनी होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई 11 से 20 तक होती है 4। मैं याद करा दूंगा 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1 होता है। ये फ्लो से बार बार पढ़ेंगे तो याद रह जाती है, ठीक है। जिसको ना याद रहे तो एक बार जरूर नोट करना, बढ़िया सवाल यहाँ से उठ जाते हैं भाई। 1 से 30 तक कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये है 2। 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 1, ठीक है। ये फ्लो रहता है। चलिए लिख लेते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको संख्याएं लिख लेनी है, तो याद से अपने चलते हैं। 31 से 40 के बीच में कितनी होती है, तो याद रखिए 2 होती है। 4 4 2 2, फिर 41 से 50 के बीच में कितनी हो गई, 3 हो गई। इसीलिए देखो हमने टोटल किया था 4 4 8, 8 और 4 12 और 3 15। उसने 50 से कम पूछी थी, 50 से कम टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये आप आगे लिख लेना, क्रम से मैं बता देता हूँ। 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1, ये आपका रहेगा। आगे आप लोग नोट कर लेना ताकि वीडियो लंबा ना खींचना पड़े। हमें यही तो लिखना है, आगे क्या करना है आपको, 51 से 60 लिखनी है, फिर 61 से 70 लिखनी है। और आपके लिए संख्याएं लिख लेना, ये होती है 4 4, याद करना है, इसको हमेशा याद रह जाए। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, फ्लो से पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, एक गाने की तरह ही है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और इसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसको ये याद हो जाए अच्छी बात है, ना याद हो तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। जैसे पूछा जाता है 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं पूछ सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25, यही आप याद रख लेना भाई। फिर दूसरी बात और आपको बता दूं मैं कि 1 से 200 के बीच पूछ सकता है वो, 1 से 200 के मध्य अभाज्य संख्या, तो याद रखना है हमें, ये है 46 अभाज्य संख्या। 2 अच्छी बातें हमने पढ़ ली। अब पूछ सकता है 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद रखिए 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 सबसे छोटी। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, देख लीजिए हमने टेबल बनाई है, 7 है। ऐसे ही 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए तो ध्यान रखना 11 है, ठीक है। यहाँ पर 11, 13, 17 और 19। 2 अंक की सबसे बड़ी पूछ ली जाए तो याद रखना है हमें, वो रहती है 97। यहाँ पर लास्ट में आएगा आपके 91 से 100 के बीच की वाली बात में, यहाँ पर सेट हो जाएगी वो चीज़। तो ये रहे एक मात्र संख्या है जो 1 के सीधी में आ रही है, वो है 97। तो मैं लिख देता हूं यहां 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। सबसे छोटी पूछ ले तो 11, 2 अंक की
सबसे छोटी 11। ऐसे ही 3 अंक की सबसे छोटी पूछ ले तो भाई 101 होती है। तो ये कुछ हमें प्रैक्टिस के तौर पर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ी है। तो हमसे सिंपल सा ही सवाल पूछा गया था कि 50 से कम है भाज्य संख्याएं। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल करके देख लो, 50 से कम तक का यहाँ पर होता है 41 से 50। तो 50 से कम तक संख्याएं हैं आपके पास, टोटल 15 है भाज्य संख्याएं भाई, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको संख्याओं को काउंट कर लेना, याद रखना 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ये आपके याद करने का क्रम रहता है। 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 से 200 के मध्य याद रखना, यूनिक सवाल अगर ये आ गया तो आपसे ही सही होगा, हर कोई बच्चा इतना आगे तक नहीं जाता है। तो 1 से 200 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 46 है भाई। 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 11, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो है 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है, ये बेहतरीन सवाल था, देखो जिसको कॉन्सेप्ट पता है ना उससे सही होगा। अब उसने अभाज्य संख्या नहीं पूछी, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई अभाज्य संख्या में सबसे छोटी लिख देता हूँ, अभाज्य संख्या। अभाज्य नहीं पूछी है, यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैं लिख रहा हूँ, बट यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं पूछी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या भाई, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। बाकी सारी की सारी जो भी संख्याएं हैं वो विषम है। अब यहां पर उसने पूछा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का भाग जाए और अन्य 2 से ज्यादा या अन्य संख्याओं का भी भाग जाए। तो अभाज्य संख्या तो है जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। भाज्य संख्या ये है जिसमें खुद का भी जाए और अन्य अंकों का भी भाग जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा 4। ध्यान रखना, एक ना भाज्य है ना अभाज्य, तो एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक न भाज्य न अभाज्य। इसका मतलब एक छूट गया, 2 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 4 क्या आ गई हमारे पास? 4 आ गई भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ली जाए, ये पढ़ते वक्त ध्यान रखना, हम जल्दबाजी में अभाज्य पढ़ लेंगे, ध्यान रखना ये भाज्य पूछा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है भाई। अच्छा सवाल रहेगा, जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के, वो लोग ये अच्छे से सवाल देख के जाना भाई। जो राजस्थान के कंपटीशन में, मैं बार बार कहूँगा, टीचरिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, L1 और L2 के बच्चे भी ये दोनों सवाल 7 नंबर और 8 नंबर अच्छे से देख कर जाइए। उनके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। बाकी अन्य कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, हमें बेसिक मैथ आनी चाहिए, तभी आपके कैलकुलेशन फास्ट होगी और तभी आपके शॉर्ट ट्रिक लगती है। ध्यान रखना, बिना कॉन्सेप्ट के शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। कहीं आप सोच रहे हो यूं ही, पहले कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। ये जैसे सिंपल सा सवाल आया हुआ है, अब इसको भी पढ़ करके कोई बच्चा गलत करे तो उसको क्या कह सकते हैं भाई? प्रेम में संख्या है, देर की है 37 बट्टे में 2 की पावर 2 और गुणा में 5 है, और कहता है का दशमलव कितने अंक तक प्रसार होगा, ये पूछा है। 1 दशमलव स्थान प्रसार होगा के बाद समाप्त हो जाएगा, या 2 दशमलव स्थान के बाद में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है 3 दशमलव स्थान के बाद में प्रसार समाप्त हो जाएगा, 4 दशमलव स्थान के बाद में समाप्त हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी, फिर तो ये हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा हो वो तो इसमें उलझ जाएगा कि ये सवाल में पूछ क्या रहा है। देखिए कुछ नहीं है, सवाल जो दे रखा है उसी को लिखिए। उसने दिया है 37 और नीचे दिया है 2 की पावर 2 और गुणा में दिया है 5। हम इसका सॉल्यूशन जानते हैं, क्या हो गया? 37 2 की पावर 2 होती है 4, तो 4 गुणा में 5, हमारे पास मान क्या आ गया? 37 बट्टा में 20। 20 को मैंने लिख दिया है 2 गुणा में 10। अब 2 का भाग देना था 37 में, हम जानते हैं कितनी बार जाता है? 18.5। 18 दूआ 36 और 0.5 गुणा में 2 क्या हो गया? 137। और बट्टे में कितना है हमारे पास में? 10 है। इसका सॉल्यूशन बताओ जरा, क्या है हमारे पास में? 1.85। तो खुद देखो, दशमलव के 2 अंक के बाद में प्रसार रुक जाता है, आगे कोई संख्या नहीं चल रही है,
तो ये आपका आंसर था। 2 दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा भाई प्रसार। बस सिंपल सा सवाल था। दशमलव के 2 अंक के बाद में कहाँ प्रसार हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर था। सिंपल सा सवाल था भाई, देख लेना। कैलकुलेशन है, ये ध्यान रखना। 5 चौका 20 है, उसको मैंने लिखा है 2 गुणा में 10, 2 का भाग दिया 18.5 आ गया, नीचे 10 था तो पॉइंट लगा दिया 1.85। तो दशमलव के 2 अंक के बाद में प्रसार खत्म हो जाता है, रुक जाता है भाई, यही पूछा है। देखो दशमलव के दो दशमलव स्थान प्रसार के बाद में समाप्त हो जाएगा, बस इसका दशमलव, यही था सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शानदार है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वो तो कर लेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे चलना। अगर x का मान बढ़ता है तो y का मान घटेगा, ठीक है। अगर x का मान घटता है तो y का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे लिखा जाता है वैसे में तो व्युत्क्रमानुपाती को कि 1/y। अब x का मान देखो, y का मान बढ़ेगा तो x का मान घटेगा। देखो यहाँ पर मैंने y का मान 2 रखा, बढ़ गया 1 से 2, तो क्या हो गया, x का मान कितना आया 0.5। ऐसे ही आगे बढ़े तो बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही क्या होता है कि एक का मान बढ़ाओ तो दूसरे का मान कम हो जाए। वो कॉन्सेप्ट पता है, वो एक लाइन इसको देखते ही कर लेगा सही। क्या किया है सवाल में, उसने किया है y बराबर में दिया है 7 और x का मान कितना दिया है 27। अब उसने क्या कहा, y का मान क्या हो गया 21 हो गया। अब खुद बताओ y का मान क्या हुआ है, गुणा में 3 हुआ है। अगर ये गुणा में हुआ है तो वो उसका उल्टा होगा। गुणा का उल्टा क्या होता है, सदैव भाग होता है। तो x में क्या दे दो, 3 का भाग दे दो, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। उसने यही तो पूछा है कि x का मान क्या होगा 9 हो जाएगा। उल्टा सिस्टम है, गुणा करोगे तो दूसरे को भाग दे दो, उसको भाग दोगे तो इधर गुणा कर दो। तो यही है, y 7 से क्या बना 21 बना, इसका मतलब 3 गुणा हुआ है तो x क्या हो जाएगा 27 से 3 यहाँ गुणा हुआ है तो वहाँ क्या कर दो, भाग दे दो, आपका आंसर आ गया 9। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना चाहिए था। शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट वाला सवाल सभी से ही कर लेंगे भाई, इसको समझाएं या ना समझाएं समझ से बाहर है। इजी सा सवाल है भाई। क्या पूछा है उसने कि 6 की पावर 25 है, 6 की पावर 26 है और 6 की पावर 27 है और 6 की पावर 28 है, किस संख्या से विभाज्य होगा। देखिए पहले यूं देखने से नहीं पता चलेगा, इस सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया, लेते यहाँ अंदर 1 बच गया। 6 की पावर 25 बार ले लिया, अंदर क्या है 6 की पावर 26 है, इसका मतलब क्या बच गई 6 की पावर 1 बच गई। यहाँ बच गई 6 की पावर 2 और यहाँ बच गई है 6 की पावर 3। कैसे बच गई है थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मैंने क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 28 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 25 गुणा में 6 की पावर 30, क्योंकि घातें जुड़ जाती है। देखो यहाँ से 25 मैंने कॉमन लिया था, इस वजह से सिर्फ क्या बचा है 6 की पावर 3 बचा है। ठीक है, ऐसे ही सभी में किया गया है। तो हमारे पास मान आ गया 6 की पावर 25 बाहर ले लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस में 6 की पावर 3। जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाता है 1 प्लस के 6 प्लस के 36 और प्लस के कितने 216। करो भाई इनको टोटल। 6 की पावर 25 हमने टोटल किया 6 6 12 6 18 और 1 19 21 3 24 24 और 1 25। ये संख्या है भाई। अब ये संख्या किस से कट सकती है, उसी से कट सकती है, या तो इसके जो संख्या है इससे, या इसके साथ में कोई संख्या कटने वाली हो जिसमें से ये दोनों ऊपर वाली कोई भी संख्या कटती है उसी से। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है हमें क्या है 259, इससे पूर्णतः विभाजित होगी। करके देखो, जैसे मैं 259 का भाग दिया तो ये कट गया, नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, वो पूर्णतः विभाजित होता है। इसका मतलब 259 ही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। सिंपल सा था, कुछ नहीं करना था, अपने को कॉमन बाहर लेना था और सॉल्यूशन देखना था। तो हमारे पास अंत में आया 6 की पावर 25 गुणा में है 259। अब वो ऑप्शन देखो जिससे 259 कट जाए या 6 की पावर 25 कट जाए। तो हमने यही देखा है कि ऑप्शन से ही देखा तो 259 ही हमें बट्टे में मिल गया। इसका मतलब नीचे किससे कट जाएगा, 259 से कट जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आज का अंतिम सवाल
मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छा कॉन्सेप्ट वाला सवाल, हर किसी से नहीं होगा, ध्यान रखना, सॉल्व हर किसी से नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। इसी सवाल को समझना है और फिर क्लास का एंड करते हैं भाई। और आप ज़रूर फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करना ही है और सबसे ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना भी। अच्छा, अंतिम सवाल 12 नंबर है। उसने क्या कहा है कि ABC ने 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ हुआ। इसका मतलब ये सवाल किसका आ गया, पार्टनरशिप का सवाल आ गया। और इसमें से सवाल में अच्छा सवाल ये पूछ लिया कि समय किस अनुपात में, बेहतरीन सवाल रहेगा। देखो, जो भी सवाल हो तो हमें पता होना चाहिए कि जो उस पूंजी निवेश की है, तो हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में पूंजी लगाई कितनी है, तो यहाँ पर पूंजी निवेश होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ यहाँ क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए। और जब भी लाभ बांटा जाता है, ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट लिया जाता है तो पूंजी और जो निवेश किया गया है और जितने समय के लिए निवेश किया है उनके गुणा के अनुपात में सदैव लाभ मिलता है। तो इसने पूंजी निवेश का अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:8 दे रखा है। और निवेश करने पर लाभ कितना है, 2:3:5 के अनुपात में लाभ है। और पूछा हमसे क्या है भाई, ये समय के बारे में पूछ रहा है। जब भी ऐसा आ जाए कि समय का अनुपात बताओ तो हमें पता होना चाहिए निवेश किया गया पूंजी निवेश और समय का गुणा ही लाभ का अनुपात होता है, या लाभ किससे मिलता है, पूंजी गुणा समय ही लाभ बढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी 2 का याद रखो ले रहे हो आप, तो 2 का गुणा बाकी बचे हुए को, 3 को छोड़ दो, बाकी बचे हुए दोनों को गुणा कर दो। तो देखो 2 का गुणा किया, 8 चौका 32 में, 32 गुणा में 2 64। क्या किया गया है, इस 2 का गुणा जिसके साथ है उसको छोड़ दो। 2 किसके साथ आ रहा है, देखो यहाँ से 3 के साथ आ रहा है लाभ का, इसको छोड़ दो, बाकी दोनों के साथ इसका गुणा कर दो। तो 2 गुणा में 4 8, 8 गुणा में 8 64, बाकी दोनों के साथ एक साथ गुणा करना है, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 को पकड़ा, तो 3 को पकड़ोगे तो ध्यान रखो उसके साथ वाला छोड़ दो, किसको छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, इस 3 का बाकी दोनों के साथ गुणा कर दो। तो 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 8 कितना हो गया, 72 हो गया भाई। ऐसे ही हमने क्या किया है, 5 है तो 5 को 8 छोड़ दो, 5 का गुणा कर दो, 4 × 12, 12 5 60, 5 का गुणा किसके साथ कर देना है, बाकी बचे हुए दोनों के साथ। तब देखिए समय का अनुपात ही पूछा है, मैं यहाँ उठा लाता हूँ, समय का अनुपात आ गया 64, हमारे पास आ गया 72 और हमारे पास आ गया 60। देखिए सभी से 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64, 18 चौके 72 और 15 चौके 60। हमारा अनुपात आ गया 16:18:15। उत्तर ए आपका हो जाएगा। अच्छा सवाल है, जरूर इसको देखना, यूनिक सवाल यही है भाई, हर किसी को नहीं आएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। करना क्या है कि हमेशा याद रखो, लाभ हमेशा पूंजी और समय के गुणा से अनुपात में बढ़ता है। ये पार्टनरशिप का नियम है, सभी जानते हैं भाई। रुपए लगाओ, कितने समय के लिए लगा रहे हो, उस हिसाब से रुपया बढ़ता है लाभ में। तो हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया है, हमने पहले निवेश लिखा है, फिर समय लिखा है, फिर लाभ। बस ये ध्यान रखना, लाभ का जो हिस्सा है वो खुद वाले को छोड़कर बाकी सभी के साथ गुणा कर दो। तो 2 का गुणा मैंने क्या किससे किया है, 4 से, और फिर गुणा होते ही किया गुणा 8 से। तो 4 दूआ 8, 8 2 64, और ये गुणा कहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर गुणा ला करके इनका लिख दिया। ऐसे ही 3 लूंगा तो क्या छोड़ देना है, 3 के साथ वाला छोड़ दो, किसको छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, बाकी दोनों के साथ गुणा कर दो। तो 3 का 3 से गुणा हुआ 9 और फिर 8 से गुणा हुआ 72। ऐसे ही 5 का था तो साथ वाले को छोड़ दो, किसको छोड़ दो, 8 को छोड़ दो, बाकी के साथ गुणा कर दो। 4 × 12 गुणा में 5 कितना हो गया, 60। अब समय का अनुपात ही पूछा था, बाहर निकाल करके ले आए और इसको शॉर्ट किया, छोटा करने पर काटने पर 4 से कटाया, आपका मान क्या आ गया, 16:18:15 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने कमेंट करना भी, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए, काफ़ी समय है हमारे पास, जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्ट ट्रिकों में मत पड़ो, पहले सीखते हैं। ये तो सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक क्लास चलने दो, एक साथ ही मैथ पर हावी मत हो। हर दिन आप अच्छे 10 से 15 सवाल करते हो तो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बेफिक्र रहिए।
घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो वीडियो मिल रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए पक्का रामबाण साबित होंगे। ठीक है, बोल सकते हो संजीवनी बूटी है आपके लिए, ज़रूर लेनी है इसको। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, सुझाव ज़रूर देना कि क्या हमें सुधार करना चाहिए या किन टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।